आज के क्लास में जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो पेपर 1 यूनिट 1 इसका है, जिसमें टॉपिक है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिक्षमता। थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं इसमें पढ़ना क्या-क्या है। तो पहले तो आपको ये जानना है कि शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है, उसकी अवधारणा, उद्देश्य और उसका शिक्षण का स्तर। स्तर मतलब कि इसमें मेमोरी पावर हो गया, समझ मतलब अंडरस्टैंडिंग और विचारात्मक जो चीज़ें हैं, वो उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। उसकी विशेषताएँ और मूल अपेक्षाएँ, उसकी विशेषता क्या है और उसकी अपेक्षाएँ क्या है। शिक्षार्थी की विशेषताएं और फिर उसके बाद शिक्षार्थी से संबंधित क्या-क्या शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं जो होती है लोगों में। तो हर विद्यार्थी का अपना अलग-अलग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषताएं होती है। तो इसके अलावा शिक्षण प्रभावक जो तत्व होते हैं, जैसे कि शिक्षा को संचालित करने वाले कौन-कौन से तत्व होंगे? शिक्षक होगा, सहायक सामग्री होगी और उसके बाद क्या होगा? संस्थागत सुविधाएँ होगी, शैक्षणिक वातावरण होगा। तो ये शिक्षण के जो प्रभावशाली बनाने के लिए जो तत्व हैं। इसके अलावा क्या उच्चतर जो शिक्षा संस्थान है, उसमें उसकी शिक्षण पद्धति, तो अध्यापक केंद्रित शिक्षण पद्धति और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा पद्धति जो है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है? तो इसके बारे में पढ़ेंगे और ऑनलाइन, ऑफलाइन शिक्षण पद्धति, इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या कॉमन, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है? ये चीज़ें बहुत कुछ आप जानते भी हैं, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। और इसके अलावा ये स्वयं प्रभा, स्वयं मूक्स आदि जो है, ये आईटी वाले में यानी कि आईसीटी में आपने पढ़ चुका है, वही नोट्स आप एक बार देख सकेंगे। तो ये मैंने वहाँ भी कहा था कि ये स्वयं प्रभा जो मतलब स्वयं और स्वयं प्रभा ये जो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव थे, इसके बारे में, जो हायर एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री मतलब परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित जो शिक्षा, इसके बारे में। और मूल्यांकन प्रणाली मतलब जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है, वो क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और इसमें मूल्यांकन प्रणाली के जो मुख्य तत्व हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए सीधे अब हम जो पहला टॉपिक है हमारा उस पे बात करते हैं। शिक्षण क्या है? स्क्रीन दिख रहा है? छोटा तो नहीं दिख रहा है? शिक्षण का हम अर्थ सबसे पहले समझते हैं। शिक्षण का अर्थ है एक प्रकार से शिक्षा प्रदान करना मतलब कि एजुकेट करना का मतलब है ये कि जो विद्यार्थी है उसमें अपेक्षाकृत उसके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाना। यदि आपको एग्जाम में ये पूछा जाए कि लर्निंग मतलब एक प्रकार से सीखना क्या होता है या फिर सीखने को हम कैसे समझेंगे? तो सीखना मतलब ये है कि व्यवहार में परिवर्तन लेकिन वो थोड़ा अस्थाई हो। जैसे मान लीजिए कभी-कभी आपके व्यवहार में परिवर्तन बिना सीखे भी हो जाता है, लेकिन फिर बाद में भूल जाते हैं, तो उसको सीखना नहीं कहेंगे। सीखना ज़्यादातर एक थोड़ा लंबे समय तक के लिए होता है। तो शिक्षण का अर्थ है शिक्षा प्रदान करना, यह एक सामाजिक घटना है। सामाजिक मतलब एक सोशल फेनोमेना है, इसमें कोई ना कोई 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति इसमें सम्मिलित रहते हैं। ये व्यक्तिगत नहीं है, शिक्षण मतलब कि टीचर भी होना चाहिए, विद्यार्थी भी होना चाहिए और उसके बीच एक आपस में मतलब कोई प्रकार की कम्युनिकेशन भी होता है और उसे सिखाने की प्रक्रिया भी होती है। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है अधिगम। अधिगम मतलब कि लर्निंग। लर्निंग होता है। विद्यार्थियों में लर्निंग की क्रिया को घटित कराना, विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन लाना, जिसे कि हम सीखना कहते हैं। यदि एग्जाम में या ऑप्शन में पूछा जाए कि सीखना से आप ज्यादातर क्या समझते हैं? उसका क्या सही तात्पर्य आप समझेंगे? तो सीखना का मतलब ये नहीं कि आप कोई चीज़ रट लें या किसी चीज़ का ज्ञान दिमाग में ठूँस लें। तो ये सब सारी चीज़ें नहीं, शिक्षा का सामान्य और व्यावहारिक अर्थ है कि जो आपका व्यवहार है, वो उसमें थोड़ा-सा अस्थायी परिवर्तन होना। जैसे मान लीजिए कि हम जो चीज़ सीख गए, पहले हम मोबाइल चलाना नहीं आता था, तो हम अलग तरह का व्यवहार करते थे और जब हम चलाना सीख गए, तो अस्थायी परिवर्तन आएगा। हम पार्टिकुलर उसी टेक्निक से चलाएँगे, हम इधर-उधर हाथ-पैर नहीं चलाएँगे, बल्कि जो चीज़ हमने सीख लिया, उसको उसी फॉर्मेट में आगे चलाते रहेंगे। फिर बर्टन के अनुसार कहा है, बर्टन ने कहा है शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन व प्रोत्साहन प्रदान करता है। क्या करता है? शिक्षण जो है वो सीखने हेतु, सीखने यानी कि अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन और पथ निर्देशन का काम एवं प्रोत्साहन का काम करता है। तो बर्टन कहते हैं कि टीचिंग इज ए स्टिमुलेशन, गाइड, डायरेक्शन एंड इनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। अब ये शिक्षण को हमने समझा। इसके बाद आता है कि अच्छे शिक्षण की विशेषताएं क्या-क्या होनी चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग। तो अच्छे शिक्षण की विशेषताएं होना चाहिए कि अच्छा शिक्षण जो है वो बाल केंद्रित और मनोवैज्ञानिक होता है। मतलब हमें जो विद्यार्थी है उसके प्रति फोकस्ड होना चाहिए और मनोवैज्ञानिक चीजों से हमें उसकी चीजों को समझते हुए मन के जो विज्ञान है, मनोवैज्ञानिक जो टूल्स हैं, उनके जो किशोरों की जो मानसिक स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षण कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें उसे डांट फटकार के पिटाई करके उसको सिखाना। तो अच्छा शिक्षण निदानात्मक व उपचारात्मक होता है। निदानात्मक मतलब एक प्रकार से हम उसका डायग्नोस कभी करें और उसका उपचार भी करें।
दोनों प्रकार की चीजें उसमें होना चाहिए। अच्छा शिक्षण सजेस्टिव भी होता है, उसका निर्देशात्मक भी होता है, हम उसमें सजेस्ट भी करें उसे। और तीसरा चौथा होता है कि अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होता है, मतलब स्टिमुलेटिंग होती है कि स्टूडेंट में एक मोटिवेशन क्रिएट करे, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, उसकी क्षमताओं के विकास में प्रेरक सिद्ध हो। और अच्छा शिक्षण सहयोग पर आधारित होता है, कोऑपरेटिंग होता है। ऐसा नहीं कि शिक्षण केवल पाठ को रटाना या पाठ को समझा देना भर नहीं होता, बल्कि उसमें कोऑपरेशन, सहयोग की भावना का भी विकास होना चाहिए। ये अच्छे शिक्षण की क्या है, विशेषता है। अब आता है कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो क्या क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द टीचिंग। तो इसमें है कि विषय वस्तु, पहला क्या है, विषय वस्तु कैसा है। अभी आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि यदि मान लीजिए आपके टॉपिक यदि अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, तो आप बहुत अच्छे से उसको प्रभाव पढ़ेंगे, आपको समझ में भी आएगा, आप बहुत अच्छा हैप्पी भी रहेंगे। लेकिन यदि विषय वस्तु बहुत अच्छा नहीं है, विषय वस्तु थोड़ा आपको बोरिंग लग रहा है, तो टीचिंग भी उतना ही इफेक्टिव हो पाएगा, वो भी उतना अच्छा इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। फिर आता है दूसरा, शिक्षक की शैक्षिक योग्यता। टीचर जितना एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, जितना एक्सपीरियंस्ड है, वो भी शिक्षण को प्रभावित करता है। और उसके साथ साथ यदि मान लीजिए एक शिक्षक है जो वेल एजुकेटेड नहीं है, वो उसकी जो शिक्षण की क्षमता होगी वो अलग होगी, और एक है जो क्वालिफाइड है तो उसकी शिक्षण क्षमता अलग होगी। अब यहाँ पे केवल ये सर्टिफिकेट वाली बात नहीं है कि डिग्री ले लिया है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ पे रियल की बात किया जा रहा है कि यदि सही तरीके से वो क्वालिफाइड है और उसे उन चीजों का अनुभव भी रखता हो, केवल क्वालिफाइड ना हो। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो क्वालिफाइड तो नहीं है लेकिन वो अनुभव रखता है, वो एक तरीके से बेहतर रूप से प्रशिक्षित है, तो उसको आप इससे एक अपवाद के रूप में देख सकते हैं और उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो शिक्षक की योग्यता मतलब कि क्वालिफिकेशन मतलब सर्टिफिकेट की बात नहीं हो रही है, उसकी पढ़ाने की टेक्निक और उनके पढ़ाने की जो कुशलता है उसके बारे में। फिर आता है कि शिक्षक का अनुभव, शिक्षक का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे बहुत फैक्टर करता है। यदि शिक्षक ज्यादा अनुभवी है, इसीलिए कहते हैं ना जहां भी आप जॉब के लिए जाए तो आपको क्या पूछा जाता है कि आपने टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है। क्यों? क्योंकि यदि नया व्यक्ति होगा तो वो पहली बार तो स्टूडेंट को समझने में उसे थोड़ा टाइम लगेगा, स्टूडेंट के बिहेवियर कितना टाइम टेकिंग होता है, उसको कैसे हैंडल करना है, इन सारी चीजों में उसे थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। तो शिक्षण का जो अनुभव है वो भी उसमें टीचिंग को प्रभावित करता है। यदि शिक्षक का अनुभव बहुत अच्छा है तो वो टीचिंग को बहुत अच्छे से कर सकता है और विद्यार्थी उसकी बातों को बहुत अच्छे से समझ भी सकता है। शिक्षण का कौशल मतलब टीचिंग स्किल, हर व्यक्ति की टीचिंग स्किल अलग अलग होती है और अलग अलग तरीके से उसका रिजल्ट भी देखने को मिलता है। फिर आता है क्लास का वातावरण। क्लास का वातावरण ऐसा होना चाहिए जो शांत हो और सुरुचिपूर्ण हो, किसी भी प्रकार की डिस्टर्बिंग नहीं होना चाहिए, अनावश्यक तत्वों का वहां पे प्रवेश नहीं होना चाहिए, जैसे कि शोरगुल हो गया या अन्य क्रियाओं का उसके सामने प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए क्लास चल रही है और उधर कुछ और गेम चल रहा है, मतलब बच्चे खेल कूद रहे हैं, तो उसमें क्या है कि जो अटेंशन है वो डाइवर्ट होगा और जो इसके वजह से सीखने की क्षमता प्रभावित होगी। फिर आता है समाज और माता पिता की अपेक्षाएं। यदि समाज और माता पिता की अपेक्षाएं किस प्रकार के हैं, यदि हम इसको ध्यान रखते हैं तो हमारे शिक्षण को उस हिसाब से हमें मॉडिफाई करना पड़ सकता है। क्योंकि यदि अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हावी होती है तो शिक्षण प्रभावित होता है, यदि अपेक्षाएं नेगेटिव है या फिर मतलब अत्यधिक प्रेशर क्रिएट करता है तो उससे भी शिक्षण प्रभावित होता है। तो इसलिए ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं शिक्षण को प्रभावित करने वाले फैक्टर के रूप में आप देख सकते हैं। फिर कहता है कि जो शिक्षण के चरण में आप देखते हैं कि स्मृति, स्मृति क्या है, स्मृति को समझना जरूरी है। तो स्मृति के लिए कहते हैं कि स्मृति एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। क्या है ये? जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अचेतन मन में संचित अनुभवों को चेतन मन में आने की प्रक्रिया स्मृति कहलाती है। जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा था, अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति, जो आपने पहले अनुभव किया है उसका प्रकट हो जाना, छिपे ना रहना स्मृति है। तो इसी को वुडवर्थ के अनुसार यदि कहा जाए तो स्मृति सीखी हुई वस्तुओं का प्रत्यक्ष उपयोग है। जो कुछ भी आपने सीखा हुआ है उसका फिर से रिकॉल कर लेना, उसका उपयोग करना क्या है, मेमोरी इज द डायरेक्ट यूज ऑफ द लर्न, व्हाट इज लर्न, मतलब जो कुछ भी आपने लर्न किया है उसका डायरेक्ट इस्तेमाल करना। फिर यही कहते हैं कि मैकडूगल के अनुसार स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं के अनुभवों की कल्पना करना और इस तथ्य की पहचान लेना कि अतीत काल का अनुभव है उसे स्मृति कहते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें कि नन के अनुसार हमारे अनुभवों को संचित करके रहने वाली जो शक्ति चेतना से युक्त होती है तो उसे स्मृति कहते हैं। जो हमारी पुरानी एक्सपीरियंस था उसे जो बना करके संयोजित करके रखते हैं उसे चेतना के साथ अनुभव करना स्मृति कहलाता है। अच्छी स्मृति की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो अच्छी स्मृति की विशेषताएं ये होनी चाहिए कि क्विक लर्निंग हो, मतलब जल्दी जल्दी हमें वो स्मरण में हो जाए, याद रख लें, और जल्दी धारणा शक्ति की अच्छी धारणा शक्ति हो, मतलब हम उसे
गुड रिटेंशन हो, लंबे समय तक हम उसे धारण करके रख सकें, पुनः जल्दी स्मरण कर सकें, रिकॉल कर सकें, मतलब रिकॉल मतलब पुनः प्रत्याहन जिसको कहते हैं, और जल्द व स्पष्ट पहचान, क्विक रिकॉग्निशन कर सकें, ये अच्छी स्मृति। जैसे मान लीजिए किसी से आपसे पूछा जाए कि कल मैंने क्या पढ़ाया था, आप यदि तुरंत उसे रिकॉल कर पा रहे हैं। यदि अनावश्यक बातों को भूलना भी अच्छी मेमोरी की एक पहचान हो सकती है, क्योंकि जो अनावश्यक चीजें हैं यदि हम उसको नहीं भूलते हैं तो हमारी मेमोरी को डिस्टर्ब करेगा। स्मृति के प्रकार क्या है, टाइप ऑफ मेमोरी, तो साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो मनोविज्ञान में 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, सेंसरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। सेंसरी मतलब संवेदी स्मृति जो कुछ सेकंड के अंदर होता है, और शॉर्ट टर्म मतलब वो भी कुछ सेकंड से मिनट तक हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म मतलब कि लंबे समय तक, मतलब यहाँ तक कि लाइफ टाइम तक हो सकता है। तो जैसे कि अपने नाम आदि हैं, तो वो तो 3 हो गए कि संवेदी मेमोरी और लघुकालीन और दीर्घकालीन। यहाँ पर जैसे बताया गया कि वास्तविक स्मृति, विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप से याद रखना, इसे स्मरण की गई वस्तु का क्रमबद्ध रूप से ज्ञान अस्थायी रहता है और जल्द पुनः स्मरण हो जाता है, वास्तविक स्मृति का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। अस्थायी स्मृति, सीखी गई बातों को लंबे समय तक याद रखना, जिसको दीर्घकालिक स्मृति कह सकते हैं। तत्कालिक स्मृति, किसी बात तथ्य को तुरंत याद कर लेना और सुना देना, जैसे अभी सुना और अभी तुरंत इमीडिएट जो आपको मेमोरी में रह जाता है। एक्टिव मेमोरी, पूर्व अनुभवों को प्रयास पूर्वक पुनः स्मरण करना, जैसे परीक्षा के समय पूर्व अनुभवों को बार बार हम स्मरण करने की कोशिश करते हैं। निष्क्रिय स्मृति मतलब पैसिव मेमोरी, पूर्व अनुभवों को अचानक बिना प्रयास के पुनः स्मरण कर लेना, जैसे टेलीविजन का नाम लेने पर टीवी स्क्रीन की याद आ जाना। यांत्रिक स्मृति, रटकर पुनः स्मरण करना, जैसे पहाड़ा जो आप याद करते हैं, ये मैकेनिकली आप बार बार रिपीट करते हैं, तब जाकर के आपको ये याद होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं व्यक्तिगत पर्सनल मेमोरी, स्वयं के पूर्व अनुभवों को स्मरण करना, जैसे किसी घटना को देखकर स्वयं से संबंधित घटनाओं का स्मरण हो जाना, व्यक्तिगत स्मृति। अव्यक्तिगत इम्प्रेशनल जो है, स्वयं के पूर्व अनुभवों के अतिरिक्त अन्य किसी के माध्यम से प्राप्त अनुभवों का स्मरण करना, जैसे किसी मित्र, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक आदि के माध्यम से स्मरण। शारीरिक स्मृति, किसी कार्य को बार बार करने से संबंधित अंगों का कार्य करने की आदत पड़ जाना, जैसे टाइपिंग, जो इसको कहते हैं मसल्स मेमोरी। तो टाइपिंग का जो अंगुलियां हैं, स्वयं अपने शब्दों पर वो जा करके पढ़ता है, जैसे कहाँ पे के है, कहाँ एल है, कहाँ एम है, कहाँ ओ है, कहाँ आर है, कहाँ पी है, क्यू है, जेड है, ये सारी चीजें अपने आप ही अंगुलियां उसको हैंडल करता रहता है, जैसे साइकिल चलाने के समय, गाड़ी ड्राइविंग के समय। तो ये सारी शारीरिक स्मृति। तार्किक स्मृति, बौद्धिक स्मृति कहा जाता है, किसी तथ्य को विचार पूर्वक शीघ्र सीख लेना, स्मरण कर लेना और आवश्यकता पड़ने पर उसे बता देना। आदत जन्य स्मृति, हैबिचुअल मेमोरी, बार बार दोहरा करके उसे आदत में डाल करके स्मरण कर लेना। इंद्रिय जन्य अनुभूति, जो सेंस ऑर्गन से रिलेटेड जो आपकी इंद्रिय संबंधी अनुभूतियां होती है, और उसके अनुभव को, इंद्रियों के अनुभव को पुनः प्राप्त कर लेना, स्मरण कर लेना, जैसे आंख बंद करके भी किसी वस्तु को छू करके, सूंघ करके बता देना। तो स्मृति के 4 तत्व कौन कौन से हैं? तो स्मृति के 4 मुख्य तत्व हैं। अधिगम मतलब लर्निंग, पहला चीज की वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। कोई नई नई चीजें जो आप सीखते हैं, नवीन ज्ञान जो प्राप्त करते हैं, वो सीखना कहलाता है, अधिगम कहलाता है। धारणा, धारण करना मतलब रिटेंशन, जो कुछ आपने सीखा है वो मेमोरी में बनाए रखना। धारण मस्तिष्क की वह शक्ति है जो हमें स्मरण किए हुए विषयों को मस्तिष्क में रोके रखने में सक्षम बनाती है। वुडवर्थ के अनुसार धारण एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रत्येक वस्तु जो सीखी गई है, जब तक कि पुनः सक्रिय ना हो तब तक हम धारण करते रहते हैं। तो इसके 4 चरण होते हैं, मस्तिष्क, स्वास्थ्य, अभिरुचि और चिंतन। हमारा ब्रेन इसमें धारणा शक्ति में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा ब्रेन की जो एक्टिवनेस है, स्वास्थ्य हमारा हेल्थ कैसा है, दूसरा अभिरुचि हमारी रुचि कैसा है उस सब्जेक्ट के प्रति जिसको हम स्मरण करना चाहते हैं, और चिंतन हम उसके बारे में कितना चिंतनशील है, सक्रिय हैं। प्रत्याहन या फिर पुनः स्मरण जिसको रिकॉल कहते हैं, मतलब जो चीज आपने मेमोरी में फीड किया था, जो आपने स्मरण किया था, उसका फिर से रिकॉल कर लेना, पुनः स्मरण, जो स्मृति है उसको पुनः चेतना में लाना, पुनः स्मरण कहलाता है। तो प्रतिविज्ञा या फिर पहचान, रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन उसे कहते हैं कि वुडवर्थ के अनुसार पूर्व अनुभव को जानना ही पहचान है। वर्तमान काल में उस वस्तु से परिचित होना जिससे कि भूतकाल में आप परिचित हो चुके हैं, उसे कहते हैं कि पहचान करना, रिकॉग्निशन करना। शिक्षण के 3 स्तर क्या क्या है? तो इसमें से पहला स्तर हमने पढ़ लिया था, स्मृति। दूसरा है अवबोध स्तर या फिर ग्रहण शक्ति, चिंतन स्तर या विमर्शी स्तर। तो ये स्मृति का एक प्रकार से हम देखते हैं कि शिक्षण में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहता है। शिक्षण का स्मृति जो स्तर है वो क्या है? तो शिक्षण के स्मृति स्तर प्रमुख प्रस्तावक हैं हर्बर्ट के अनुसार, और शिक्षण का जो स्मृति स्तर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पहला चरण है।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मूलतः उद्दीपक अनुक्रिया प्रक्रिया माना जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया मतलब कि कोई स्टिमुलस जो होता है, स्टिमुलस जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई लर्निंग के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने यहाँ पे कोई आग है स्टिमुलस, आग को आपने देखा और आपने इसमें हाथ दे दिया, तो ये हाथ आपका जल गया, आप क्या किया, हाथ तुरंत आपने बाहर निकाल लिया। तो ये स्टिमुलस जो था आग, नेक्स्ट टाइम जब आप आग को देखेंगे तो क्या करेंगे, आप हाथ को दूर ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो स्टिमुलस आग था उसके प्रति आपकी अनुक्रिया बदल गई है, क्योंकि आप सीख गए हैं, आपको पता चल गया है कि इस स्टिमुलस को हाथ से डायरेक्ट नहीं छूना है, नहीं तो हम जल जाएंगे। तो सीखने की प्रक्रिया कैसे हो रही है, तो यहाँ पर कह रहा है कि अधिगम जो है वो उद्दीपक अनुक्रिया का जो उस पे बेस माना जाता है। और शिक्षण के स्मृति स्तर पर मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से लिखित, मौखिक, निबंध प्रश्नों की परीक्षा को भी शामिल किया जाता है। शिक्षण का अवबोध स्तर पर ग्रहण शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या स्तर है। अवबोध यहाँ पे जैसे देखा ना हमने, यहाँ पे अवबोध स्तर स्मृति के बाद दूसरा, तो शिक्षण के अवबोध स्तर के प्रमुख प्रस्तावक मॉरिसन है और इनके अनुसार इसका उद्देश्य विषय वस्तु को न केवल स्मरण रखना बल्कि उसे समझना भी है। यहाँ पे स्मृति केवल काफी नहीं है, बल्कि उसको समझना भी जरूरी है ग्रहण शक्ति पर, ठीक है। और फिर कहते हैं कि शिक्षण का अवबोध स्तर छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए अधिकतम अवसर प्रदान करता है। इससे क्या होता है, छात्रों का जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो अधिक डेवलप होता है, बौद्धिक रूप से वो अधिक डेवलप हो पाता है। फिर कहते हैं शिक्षण का अवबोध स्तर शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए विषय वस्तु को आत्मसात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम विषय वस्तु को अच्छे से आत्मसात कर पाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब दूसरा जो इसमें कहते हैं कि शिक्षण का चिंतन स्तर या फिर विमर्शीय स्तर क्या है, तीसरा जो था, शिक्षण के चिंतन स्तर या विमर्शीय स्तर के प्रमुख जो प्रस्तावक है वो कौन है, हंट है। इन्होंने कहा कि शिक्षण का चिंतन स्तर या विमर्शीय स्तर शिक्षण का उच्चतम स्तर है। विमर्शी मतलब जैसे देखिए पहले मेमोरी था, फिर अवबोध था, फिर आ गया विमर्शी। चिंतन का जो विमर्शीय स्तर है वो उच्चतम स्तर होता है। शिक्षण का चिंतन स्तर शिक्षक का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है, मतलब समस्या का समाधान करने से संबंधित जो हम विमर्श करते हैं वो इसमें शामिल होता है। शिक्षण के स्मृति स्तर व अवबोध स्तर दोनों शिक्षण के चिंतन स्तर के आधार हैं। जो इसमें है इस कैटेगरी में, इसका बेस कौन तैयार करता है, तो पहले के जो दो स्तर थे स्मृति और अवबोध, इसके बेस पे ही हम ये तीसरा स्तर पे पहुंचते हैं जो कि चिंतन स्तर है। यहाँ पे हम अपना स्वतंत्र चिंतन विकसित करने में सक्षम हो पाते हैं और हम विचार विमर्श, निर्णय आदि कर पाते हैं। तो ये तीनों स्तर आपने समझ लिए होंगे, पहला मेमोरी स्तर, फिर अवबोध स्तर, और तीसरा है कि चिंतन और विमर्शी स्तर। फिर आता है शिक्षार्थी क्या है, शिक्षार्थी जो शिक्षा अर्जन करने वाले हैं वो कैसा होना चाहिए, उसके क्या लक्षण होने चाहिए, जो कि आपने सिलेबस में देखा भी था। तो कहते हैं कि शिक्षार्थी या फिर विद्यार्थियों में वांछनीय व्यवहार और साथ ही शैक्षणिक परिवर्तन को बाहर लाने के लिए, उसके अंदर वो परिवर्तन दिखाई पड़ने के लिए प्रभावी शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया आवश्यक है। मतलब एक इफेक्टिव टीचिंग की आवश्यकता पड़ती है। उसी समय कुछ शिक्षार्थी विशेषताएं भी है जो प्रभावी शिक्षण प्राप्त करने में मदद करती है। यदि शिक्षार्थी में ये विशेषताएं हैं तो शिक्षण और भी प्रभावशाली हो सकता है। तो प्रभावी शिक्षण में ऐसे कई तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है जिसमें शिक्षक व्यवहार की एक सीमा, जैसे कि प्रवेश, स्पष्टता, विनम्रता, सहानुभूति, विषय ज्ञान, किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में निपुणता, छात्रों के बारे में जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, ये क्या है, शिक्षकों से संबंधित था। फिर आता है कि शिक्षक का विश्वास, दृष्टिकोण, शिक्षार्थी के प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान देना आदि, ये सब इसमें सम्मिलित होता है। अब आता है कि छात्र का क्या होना चाहिए। तो प्रभावी शिक्षण में सहायता करने वाले शिक्षार्थी के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। क्या क्या होना चाहिए कि नई अवधारणाओं को सीखने में रुचि और उत्साह का स्तर होना चाहिए। जो विद्यार्थी जिसमें यदि उत्साह अच्छा है तो वो अच्छा के विद्यार्थी का लक्षण के रूप में देखा जा सकता है। यदि उसके उत्साह और रुचि नहीं है तो वो शिक्षण उसमें बहुत प्रभावी नहीं हो पाएगा। केवल टीचर ही बहुत कुछ पढ़ाता रह जाए और शिक्षार्थी कोई रुचि ही ना दिखाए, उत्साह ही ना दिखाए, तो फिर शिक्षण अच्छा नहीं हो पाएगा। फिर भले ही वो दोष टीचर पे लगाए। फिर दूसरा कहते हैं कि शिक्षार्थी की अवधि और प्रतिधारण की दर पर ध्यान दें कि जो वो कितना अपने अंदर उस चीजों को समय दे रहा है और उसको कितना प्रतिधारण कर पा रहा है, ये भी उस पर ध्यान देना चाहिए। सीखने की शैली और सीखने वालों की सीखने की रणनीति, कोई व्यक्ति सीखने के लिए कितना अपने तरफ से अच्छी शैली का प्रयोग कर रहा है और उसकी रणनीति क्या है। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत मानसिक क्षमता और कौशल, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई विद्यार्थी कितना उसकी मानसिक
एबिलिटी है, कितना वो मानसिक रूप से तैयार है सीखने के लिए, और उसका सीखने की क्षमता कितनी विकसित है, और उसका स्किल कितना डेवलप्ड है। ताकि कोई व्यक्ति होता है ना कि आप एक चीज किसी को हिंट कर दो, वो तुरंत सीख जाता है, और कुछ व्यक्ति को बार बार बताने के बाद भी वो नहीं सीख पाता। तो अधिगमकर्ताओं का पिछला ज्ञान और अनुभव भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। विद्यार्थी का जो पिछला ज्ञान है वो भी सीखने में प्रभावी भूमिका निभाता है। यदि एग्जाम में ऐसे कोई प्रश्न हो कि सीखने में कौन कौन सी भूमिका प्रभावी होता है, तो आपके में यदि ये अनुभव इनमें से कोई है तो वो प्रभावशाली है, वो उपयोगी है। लेकिन यदि वहाँ कहे कि उसके माता पिता के पैसे, उसका माता पिता की फैमिली का वो जो सोशल स्टेटस है, ये सब, तो उन सब चीजों का सीखने पे बहुत खास प्रभाव नहीं पड़ता। विद्यार्थी के जो अनुभव आदि हैं वो सब चीजें प्रभावी रखता है। अलग अलग शिक्षार्थियों की क्षमता अलग अलग होती है, ये आप सभी जानते हैं। समाज के कामकाज और अन्य पहलुओं के बारे में परिप्रेक्ष्य में उसकी क्या दृष्टिकोण है, उसकी कैसी धारणाएं हैं, ये सब चीजें भी प्रभाव रखता है। सामान्य रूप से सीखने के बारे में शिक्षार्थियों का दृष्टिकोण कैसा है, ये भी उसके सीखने की जो प्रभावी शिक्षण है उसको प्रभावित करता है। यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि शिक्षक और अधिगमकर्ताओं के पारस्परिक संबंध स्तर का सम्मान सीधे प्रभावी शिक्षण के योगदान में नहीं करता। कि हम इसमें जो परस्पर संबंध है उसके प्रति क्या सम्मान है या नहीं है, इसका डायरेक्ट शिक्षण में योगदान तो नहीं देता। इसलिए इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ शिक्षार्थी विशेषताओं जैसे कि शिक्षार्थी की मानसिक क्षमता, पिछले अनुभव, रुचि स्तर और समाज के बारे में प्रभावी शिक्षण में मदद करते हैं। ये कुछ मुख्य चीजें हैं जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि शिक्षण के प्रकार कितने हैं। तो शिक्षण शिक्षा शास्त्र के और शिक्षा के लिए सामान्य सिद्धांत होता है, जिसमें रणनीतिक जो होती है, रणनीति को शैक्षिक दर्शन, छात्राओं की अधिगम क्षमता यानी कि लर्निंग की कैपेसिटी, विषय वस्तु, कक्षा की जनसांख्यिकी मतलब कक्षा में कितने लोग हैं, कितने विद्यार्थी हैं उसके आंकड़े। यदि मान लीजिए एक कक्षा में 1000 लोग बैठे हैं तो फिर उसका सीखने पर प्रभाव पड़ेगा। इसके आधार पर स्थापित किया जाना चाहिए। मतलब शिक्षण के प्रकार कैसे होंगे, ये किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है कि रणनीति के शैक्षणिक दर्शन मतलब आपका रणनीति कैसा है, छात्रों की जो सीखने की क्षमता है वो कैसा है। यदि छात्रों की सीखने की क्षमता कम है तो उसके लिए अलग प्रकार के शिक्षण प्रकार आपको अपनाना पड़ेगा। विषय वस्तु कौन सा है, गंभीर विषय वस्तु है तो उसके लिए अलग क्लास की मॉड्यूल लगानी पड़ेगी। यदि रुचिकर हैं और अलग सामान्य तरह के हैं तो उसके लिए अलग। और कक्षा में छात्र छात्राओं की संख्या कितनी है, इसके बेस पे भी कभी कभी शिक्षण पद्धतियों में बुनियादी ढांचा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी है वहां पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है कि प्रशिक्षण और शिक्षार्थी की भूमिका के आधार पर यह 3 प्रकार के हो सकते हैं। 3 प्रकार के कैसे, दो तो मुख्य हैं जो आप सभी के सिलेबस में भी देखे होंगे आपने। शिक्षक केंद्रित विधि मतलब ऐसे शिक्षण प्रक्रियाएं जिसमें जो टीचर है वो सेंटर में रहता है, वो मेन होता है। और दूसरा है छात्र विधि, जो छात्र है वो केंद्र में हो, छात्र ही मुख्य केंद्र बिंदु होता है। और तीसरा है जो दोनों मिक्स होकर के हों। तो इसमें क्या है, दोनों को अलग अलग हम टेबल में देखते हैं। तो पहला है शिक्षक केंद्रित विधि, दूसरा है छात्र विधि और तीसरा है मिश्रित विधि। तो शिक्षक केंद्रित विधि में क्या होता है, प्रत्यक्ष निर्देशन विधि इसमें काम आता है। मतलब डायरेक्ट हम निर्देशन देते हैं, जैसे वहां पे हम लेक्चर दे रहे हैं खड़े होकर के, सारे विद्यार्थी सुन रहे हैं, तो क्या शिक्षक केंद्रित विधि हो गया। यह एक औपचारिक तरीका है जो ज्यादातर देखने को मिलता है। और पूछताछ पर आधारित शिक्षा जो होता है वो छात्र विधि है। यहाँ पे स्टूडेंट भी पूछताछ करता है और टीचर उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करता है, तो ये क्या हुआ, छात्र विधि। मतलब इसमें छात्र इंपॉर्टेंट हो गया, छात्र जैसे जैसे पूछेगा जो करेगा उस आधार पे आप उसको पढ़ाते चलेंगे। फिर आता है सहकारी, मतलब इसमें दोनों एक्टिव होता है, मिक्स होता है। तो इसके कौन कौन से टेक्निक आप देख रहे हैं कि इसमें चाक और बात यानी कि जो आप ब्लैक बोर्ड पर जो आप पढ़ाते हैं, दृश्य श्रव्य के साथ व्याख्यान देते हैं, ऑडियो विजुअल रूप में जो व्याख्यान देते हैं, टीम शिक्षण मतलब ग्रुप के साथ आप जो वहाँ पे शिक्षण दे रहे हैं, वीडियो या फिर टीवी पर प्रस्तुति दे रहे हैं। इसमें क्या है कि आप ही मुख्य हैं, स्टूडेंट सीख रहा है, देख रहा है, अनुभव कर रहा है, परंतु कम्युनिकेशन का वो बहुत ज्यादा इसमें नहीं देखा जा रहा है। फिर आता है कि ये शिक्षण विधि में जो छात्र विधि था उसके कौन कौन से हैं। तो कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेश के आधार पे, मतलब कंप्यूटर के माध्यम से जो छात्र पूछ रहे हैं, छात्र के हिसाब से जो बताया जा रहा है। अनुकरण और भूमिका निभाना, मतलब जिस आधार पे उसको फॉलो करना और अपनी रोल को प्ले करना। फिर आता है कि अन्वेषण विधि, केस अध्ययन विधि। केस अध्ययन विधि क्या है, केस अध्ययन विधि में क्या है कि किसी स्टूडेंट के बारे में, उसकी जो प्रगति के बारे में उसके पूछताछ करते हुए उसे बताना कि आपके साथ ऐसा क्यों है, आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या क्या समस्याएं हुई थी, उसके बारे में पूरी हिस्ट्री जानते हुए उसको पढ़ाने की कोशिश करना। खुली सीख मतलब कि ओपन लर्निंग जैसे एक तरीके से है। निर्देशन की निजीकृत प्रणाली,
मतलब कि अपने पर्सनली तरीके से उसको गाइड करना, ये इसमें हो सकता है। असाइनमेंट मतलब कि तो जो परियोजना कार्य जो स्टूडेंट को दिया जाता है, ये छात्र केंद्रित हो गया। मतलब कि स्टूडेंट को हमने असाइनमेंट दे दिया, उसमें मुख्य रूप से छात्र भागीदार है। छात्र उसको असाइनमेंट बना के आएगा, टीचर उसमें सजेशन देगा, उसको बताएगा कहाँ कमियां हैं, कैसे क्या करना है। तो फिर आता है कि पारस्परिक सत्र, मतलब एक प्रकार से म्यूचुअल, एक प्रकार से कन्वर्सेशन जो होता है आपस में, ये हो गया। अब आता है तीसरा मिश्रित। मिश्रित में क्या कि परियोजना कार्य तो है ही, क्योंकि इसमें भी दोनों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, विचार मंथन, पैनल चर्चा, मतलब एक पूरा पैनल है उसमें डिस्कशन करना, प्रदर्शन मतलब डेमोन्स्ट्रेशन, तो ये भी इसमें आप देख सकते हैं। इसमें फिर देखते हैं कि कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेश क्या है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखना है, ये दोनों चीजों को यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेश क्या है कि अधिगम प्रक्रिया में सूचना के प्रवाह को मध्यस्थ करने के लिए एक कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ड्रिलिंग और भाग लेने हेतु सिमुलेशन और मॉडलिंग के लिए लचीला और प्रभावी होता है। इसमें आप कोई भी व्यक्ति मतलब फ्लेक्सिबल अपने टाइम हिसाब से भाग ले सकता है, उसमें जुड़ सकता है। अनुकरण और भूमिका, अनुकरण और भूमिका के रूप में हमने देखा, इस मामले में छात्रों को अवधारणाओं को पता लगाने, दूसरों से बातचीत, अभ्यास कौशल, कई दृष्टिकोण देखने और सीखने के कई तरीकों में संलग्न होने की अनुमति होती है। कोई भी किसी का अनुकरण कर सकता है, आपस में सीख सकते हैं। तो यह एक स्वनिर्देशित सीखने की तरीका है, मतलब सेल्फ गाइडेड सीखने की तरीका है इसमें। और छात्र खुद को व्यक्त कर सकते हैं, मतलब वो सेल्फ कहते हैं ना कि अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, रचनात्मकता दिखा सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आपको कभी कभी ग्रुप डिस्कशन कराया जाता था, जैसे हमारे यहाँ जीवन प्रबंधन की कक्षाओं में ऐसा प्राय होता था कि उसको ग्रुप बना दिया जाता था, फिर वो अपने रचनात्मकता, अपनी जो भी क्रिएटिविटी है वो वहाँ पे प्रेजेंट करता था, और सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। फिर आता है कि शिक्षण प्रक्रिया में दृश्य श्रव्य का जो साधन है वो क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, तो इसमें क्या है, शिक्षण प्रक्रिया को सुगम और बोधगम्य, पहला तो है कि इजीनेस, और दूसरा अंडरस्टैंडिंग, ज्यादा से ज्यादा समझ में आने लायक। तो इसके लिए सभी साधन जिनका संबंधित अधिगम में छात्रों के सुनने और देखने से होता है, दृश्य श्रव्य साधन कहलाते हैं। जिससे देखने सुनने की जो क्वालिटी है बढ़ जाए, जो उस चीजों को अधिगम में विशेष योगदान दे। ऐसे में कौन कौन से दृश्य श्रव्य साधन है, तो दृश्य श्रव्य साधन यहाँ पे देख सकते हैं, मल्टीमीडिया है, चलचित्र, सिनेमा, समाचार, टेलीविजन, और जो अभी जो डिजिटल बोर्ड आ रहे हैं वो आप इसमें देख सकते हैं, संवाद सामग्री, प्रदर्शन बोर्ड, ये सारी चीजें। शिक्षण में दृश्य श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग के क्या लाभ हैं, ये भी थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि यदि ऑब्जेक्टिव में ऐसे पॉइंट्स आते हैं तो आप उसको अच्छे से मतलब कि फाइंड आउट करके सही ऑप्शन को टिक लगा सकते हैं। दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग विषय को अधिक स्पष्ट समझने में सहायक होता है। इससे आप विषय को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर समझ पाते हैं, उसे विजुलाइज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इसके प्रयोग से छात्रों का ध्यान केंद्रित हो सकता है, छात्र उस पर इंटरेस्टिंग होने की वजह से फोकस रहते हैं। और क्या होता है, इसके प्रयोग से लर्निंग की प्रक्रिया गति बढ़ जाती है, लर्निंग तेजी से होने लगता है, क्योंकि इसमें पूरा अटेंशन होता है, तो लर्निंग भी अच्छी से हो पाता है। और क्या होता है, इसमें समय की बचत होती है, क्योंकि इसमें लिखना नहीं पड़ता, या फिर बहुत ज्यादा कुछ उसमें आपको मैन्युअली नहीं करना पड़ रहा है, बहुत कुछ उसमें डिजिटली हो जा रहा है, तो समय का बचत होता है। और क्या होता है, इस दृश्य श्रव्य के साधनों के दौरान कहे गए शब्द अधिक प्रभावशाली होते हैं, जो लंबे समय तक स्मृति में बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आंख भी, नाक कान सब उसमें सक्रिय रहता है, क्योंकि उसमें ऑडियो विजुअल सब दिख रहा है और आप एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं। इसकी सीमाएं क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसके कुछ कमियां क्या हैं, तो कमियां हैं दृश्य श्रव्य साधनों के आधार पर इसके दृश्य श्रव्य साधन यदि स्पष्ट ना हो तो इसका अधिगम प्रक्रिया पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कैसे? यदि मान लीजिए मैं ये जो पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, यदि ये बिल्कुल ब्लर्ड दिख रहा है, यदि इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, या आवाज आपको टूट टूट करके जा रहा है, तो ये क्या है, इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा और ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग गहन विषयों को समझने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, जिसमें जो बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, जिसमें आपको प्रत्यक्ष रूप से सामने होकर के समझने में ज्यादा इजी हो सकता है, ऐसे विषयों के लिए ये साधन उपयुक्त नहीं होता। फिर कहते हैं कि इन साधनों का प्रयोग शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को गहन जांच से संकोच और अनिच्छा का दृष्टिकोण पैदा कर सकता है। यानी कि यदि इसमें अनिच्छा और गहन जांच के संकोच के माध्यम से यदि ऐसी संकोच उत्पन्न हो जाए, तो ये भी एक इसकी सीमाएं हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो इसमें आप देख सकते हैं कि अधिगम क्या है।
क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीखना ही तो मुख्य है, विद्यार्थियों में सीखने की क्रिया को घटित कराना। तो अधिगम के लिए कहते हैं कि अधिगम अर्थात सीखना सभी प्राणियों का एक जन्मजात गुण होता है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है, जीव भी सीखता है। जैसे बिल्लियां हैं, दौड़ना सीखता है, कूदना सीखता है, कुत्ता है वो भी कुछ ना कुछ सीखता ही है। पालतू कुत्ता और भी अच्छे से ट्रेंड हो जाता है। तो ये क्या है, सभी जीवों की एक प्रक्रिया है। अधिगम किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया होता है। अनुभवों द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सामान्यतः अधिगम कहा जाता है। अधिगम मतलब व्यवहार में परिवर्तन जो कि अपेक्षाकृत थोड़ी अस्थायी हो। और स्किनर के अनुसार प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। वहीं वुडवर्थ के अनुसार अधिगम नए ज्ञान, नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अधिगम के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लर्निंग, इसमें देख सकते हैं कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत मतलब स्टिमुलस के प्रति जो हम रिस्पॉन्स करते हैं वो सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया था। पेवलोव, स्किनर, हल, मिलर, गुथरी और वाटसन, एम्ट्स आदि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है। ये बहुत ज्यादा डिटेल आपको इसलिए नहीं देखना है क्योंकि ये सिलेबस में आपका नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। और शास्त्रीय संज्ञान सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है ये कोहलर, पिवाजे, टॉलमन और वर्देमायर आदि ने दिया था। आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी, जो कि ब्रूनर, बिंडरा, इसाबेल, बेंडूरा, वाल्स आदि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दिया गया है। अब इसमें उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत क्या है, तो ये पुनर्बलन का सिद्धांत है। मतलब जिस चीज को आप सिखाना चाहते हैं उसके लिए कुछ रीइंफोर्समेंट दीजिए। रीइंफोर्समेंट मतलब पुरस्कार। जैसे मान लीजिए हम आपको कह दें कि जो व्यक्ति अच्छे से पढ़ाई करेगा और टॉप आएगा उसको हम अवार्ड देंगे, सम्मान देंगे। तो क्या है, आप उसके लिए अच्छे से पढ़ेंगे, आप उस चीज को अच्छे से सीखेंगे और आपके में सीखने की क्रिया ज्यादा तेजी से होगा। तो इसका प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक, पेवलोव, स्किनर, हल, मिलर आदि। तो इसके बाद आता है पुनर्बलन, अपनुर्बलन का सिद्धांत। इसमें क्या है कि कुछ चीजों को, जो चीज हम भुलाना चाहते हैं, ऐसे चीजों को लिए हम नेगेटिव रूप से उसको दंड देंगे और उसको पनिशमेंट देंगे तो वो चीजें वो भूल जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बार बार गलती कर रहा था, हम उसको पनिशमेंट देते हैं, वो चीजें उसको व्यवहार में भुला दिया जाता है। नेक्स्ट, ये सारी चीजें सिद्धांत है, आप इसको देख लीजिएगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको यहाँ पे केवल आपका एक लिस्ट दे दिया हूँ। थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, कोहलर का सूझ यानी कि इंसाइट, अचानक यदि किसी में आपको आइडिया आ जाता है कि इसको तो हम ऐसे भी कर सकते थे। पेवलो का अनुकूलन सिद्धांत जो आगे इसके बताया जा चुका है, बार बार यहीं पे ये आ गया, कोई बात नहीं। तो थॉर्नडाइक का अधिगम का निर्णय, ये आपने सीखा है कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत पर आधारित होता है, ये भी आपने सीख लिया है। सीखने का जो नियम है उसमें क्या है? तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब कि हम जितना सीखने के लिए तत्पर होते हैं उतनी लर्निंग तेजी से होता है। अभ्यास का नियम, हम जिस चीजों को जितना रिपीट करते हैं, अभ्यास करते हैं, वो सीखना हमारे लिए ज्यादा होता है। प्रभाव का नियम, जो जितना ज्यादा प्रभावशाली है, जिन चीजों का आपके ऊपर प्रभाव है वो चीजें हमें सीखने में जल्दी और शीघ्रता होती है। अभ्यास के नियम, तो उपयोग का नियम, इसमें दो प्रकार आ जाता है कि उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। जो चीजें हमारे लिए उपयोग है, बार बार जिसका हम उपयोग करते हैं वो सीख जाते हैं, जिसका उपयोग नहीं करते हैं वो भूल जाते हैं, उसकी जरूरत नहीं रहती है। तो अधिगम के गौण नियम भी होते हैं, जैसे बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा चीज जरूरी नहीं है। मेन चीज यहाँ पे है, आपको जो जानना है वो है अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग। तो कौन कौन से कारक हैं? शारीरिक कारक। शारीरिक कारक मतलब ज्ञानेंद्रियां। यदि आपकी जो शिक्षार्थी हैं उनकी ज्ञानेंद्रियां किस प्रकार के हैं, मतलब यदि वो सब सही हैं, सही काम कर रहे हैं, परफेक्ट है, मतलब नेचुरल है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तो वो होना चाहिए। यदि उसमें कोई कमी है तो शिक्षण में भी बाधा हो सकती है। फिर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य की स्थिति कैसा है, शारीरिक और मानसिक परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी कैसा है, ये भी इसमें फैक्टर के रूप में देखने को मिलता है। मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? तो बुद्धि, बुद्धि का लेवल, रुचि एवं रुझान, अधिगम की इच्छा, सीखने की तत्परता है या नहीं, सीखना चाहता है या नहीं। पर्यावरण संबंधी कारक क्या है? तो पर्यावरण संबंधी कारक है आपका वातावरण, इन्वायरमेंट, किस बैकग्राउंड, किस जगह आप रह। इसके अलावा क्या है कि मापन में अंतर। अब मापन का अर्थ पहले समझते हैं। मापन क्या है? किसी वस्तु के गुणों का उचित इकाई में मूल्यांकन करना ही मापन कहलाता है। मापन के अंतर्गत किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों के विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। किसी चीज को मापना, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट ने कितना परफॉर्म किया, इसको मापन के अंतर्गत हम देखते हैं कि उसका स्कोर कितना है। फिर कहता है कि छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में व्यक्त करना मापन कहलाता है। मापन का अर्थ मात्रात्मक मूल्य से है, मतलब उसकी स्कोर के रूप में, नंबर के रूप में। शैक्षिक अभिप्राय में किया गया मापन शैक्षणिक मापन कहलाता है। मापन मूल्यांकन का एक अंग होता है। मापन मूल्यांकन में सहायक होता है लेकिन मूल्यांकन का समानार्थी नहीं होता। उसके मापन जो है, मेजरिंग जो है वो क्या है, एक प्रकार से सहायक है लेकिन मूल्यांकन के बराबर नहीं। मूल्यांकन में आप बिना मापन के भी आप मूल्यांकन कर सकते हैं, एवोल्यूशन के समानार्थी नहीं है।
मापन का उपयोग क्या होता है? मापन का उपयोग क्लासिफाइड करने में, वर्गीकरण करने में, बुद्धि के आधार पर छात्रों के वर्गीकरण में आप देख सकते हैं। चयन करने में, किसी अभिप्राय से छात्रों का यदि चयन करना हो तो आपको मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी, इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। तुलना करने में, कौन कितना इंटेलिजेंट है, किसका परफॉर्मेंस कितना ज्यादा अच्छा है, इसके लिए भी। भविष्यवाणी करने में, कौन आगे कैसा कर सकता है, कितने परफॉर्मेंस उसका रहेगा, इसके भविष्यवाणी करने में भी मापन का उपयोगी होता है। निदान मतलब कि डायग्नोसिस करने में, छात्रों में, व्यक्ति में पाए जाने वाले रोगों के लक्षणों और कारणों का इंफॉर्मेशन आप इसके बेस पे, मापन के बेस पे कर सकते हैं। और क्या है, रिसर्च में भी जो मापन है उसका शोध में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके आधार पे आप डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं और खास निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। फिर आता है कि प्रमुख साधन, प्रमुख मापन के क्षेत्र क्या है? तो मापन के क्षेत्र जो शिक्षा में होते हैं वो बुद्धि परीक्षण, मतलब बुद्धि को मापना, व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी का टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण, जो आपका जो उपलब्धि परीक्षण है, आपकी क्या अचीवमेंट है उसका, अभिक्षमता, आपकी एप्टीट्यूड और ये सारी चीजें, और रुचि मतलब कि इंटरेस्ट टेस्ट जो है इस साइकोलॉजी में, इसके बहुत सारी चीज देख सकते हैं। मूल्यांकन का अर्थ है, ये चीजें तो आपने देख लिया है। उदाहरण के लिए छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को अंकों के व्यक्त करना, जबकि छात्रों के प्राप्तांक के आधार पर उनकी उपलब्धि के स्तर का निर्धारण मूल्यांकन है। जैसे कि जॉन ने गणित में 75 अंक मिले हैं, यह मापन है। जॉन ने गणित में 75 अंक लाया है, ये क्या है? मापन है, संख्यात्मक रूप से। और यदि हम कहें कि 70 छात्रों में जॉन का स्थान दूसरा है, तो ये क्या है? मूल्यांकन है। मतलब हम उसे एक प्रकार से उसकी क्षमता का मूल्यांकन कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि दूसरे लोगों के कंपैरिजन में उसका क्या परफॉर्मेंस है। तो इसके मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान क्या है? तो पहला है उद्देश्यों का निर्धारण करना, कि आप क्या मापन करने वाले हैं। सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण करना, विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण करना, उसको परिभाषीकरण करना। सामान्य उद्देश्य क्या है आपके मापन करने का, और उसका विशेष उद्देश्य क्या है, उसको परिभाषित भी करना। अधिगम क्रियाओं का आयोजन करना, कि विशिष्ट बिंदुओं का चयन करना, उपयुक्त अधिगम क्रियाओं का आयोजन करना, कि क्या क्या इसमें सीखना है, क्या क्या इसका मूल्यांकन करना है। और लास्ट में आता है कि मूल्यांकन, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन का पता लगाना, कि कितना उसके पहले जो छात्र था उसका व्यवहार किस लेवल का था, और अब कितना उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। क्योंकि आप सभी को बार बार कह रहे हैं कि सीखना मतलब क्या? व्यवहार में थोड़ा स्थायी परिवर्तन होना। और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मूल्यांकन करना, और परिणामों को पृष्ठ पोषण के रूप में प्रयुक्त करना। ये इसके मूल्यांकन के मुख्य रूप से चरण थे। अब मापन और मूल्यांकन की तकनीकी क्या है? तो मापन और मूल्यांकन की तकनीकी को आप इसमें देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि अवलोकन तकनीकी, मतलब ऑब्जर्वेशन के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यवहार को देख करके अवलोकन के द्वारा उसका मूल्यांकन करना। स्व आख्या तकनीक, मतलब सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक, मतलब अपनी रिपोर्ट मापे जा रहे व्यक्ति से ही उसकी रिपोर्ट मांग लेना, कि तुम अपने परफॉर्मेंस का रिपोर्ट बना के दो, तुमने क्या क्या कितनी क्लास अटेंड किए, कितने, मतलब एस या नो करके दो। तो इससे भी मूल्यांकन करना, मतलब स्वयं अपनी अपनी जो सेल्फ रिपोर्ट करना। और क्या? परीक्षण तकनीक, टेस्टिंग टेक्निक, व्यक्ति के सम्मुख कुछ परिस्थितियों को रखकर उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर उसके गुणों की मात्रा का निर्धारण करना। ये हो गया परीक्षण तकनीकी, जिसमें कि मूल्य परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं अभी, यानी कि इंटरेस्ट टेस्टिंग भी इसमें हो सकता है। प्रेक्षणीय तकनीक यानी कि प्रोजेक्टिव टेक्निक, इस तकनीक में व्यक्ति के सामने किसी उद्दीपक परिस्थिति को प्रस्तुत करते हैं, मतलब किसी अन्य चीजों को प्रस्तुत करते हैं और उसकी प्रतिक्रिया लेते हैं। इसमें इसमें क्या होते हैं? TAT, पूर्ति परीक्षण, शब्दचारी परीक्षण, ये साइकोलॉजी के टेस्ट हैं जिसके माध्यम से हम उसका एक प्रकार से प्रेक्षणीय, मतलब प्रोजेक्टिव टेस्ट के माध्यम से हम देखते हैं, ताकि हम ये अनुमान लगा सके कि वो व्यक्ति यदि इस स्थिति में होता तो क्या करता। समजातीय तकनीकी, सोशियोमेट्रिक टेक्निक, इस तकनीकी में एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से कैसे, और अन्य व्यक्तियों से उससे कैसे संबंध रखते हैं, जैसे प्रश्नों पर उसके द्वारा दिए गए प्रश्नोत्तर का विश्लेषण करके हम जो टेस्टिंग करते हैं, उसे समाज मितीय, मतलब अन्य लोगों के साथ उसका क्या व्यवहार होता है, अन्य लोगों के साथ वो कैसा रिएक्शन करता है, इन चीजों के बेस पे जो परीक्षण है वो समाज मितीय तकनीकी कहते हैं। अच्छे मापन के उपकरण की विशेषता क्या होनी चाहिए? तो अच्छे मापन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वैधता होनी चाहिए, कि उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, जो उपकरण आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो वैध होना चाहिए, उसकी मान्यता वैलिड होनी चाहिए, संतुलन होना चाहिए, उसकी इफिशियंसी अच्छी होनी चाहिए, और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब वो हमें ऑब्जेक्टिव रूप में क्लियर कट मेजरमेंट दे सके। ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव, मतलब बोल के लंबा चौड़ा होता है, उसका आंकड़ों के रूप में आ सके। विशिष्टता होना चाहिए, स्पेसिफाइड होना चाहिए, और कठिनता, उसमें बहुत कम ज्यादा कठिनता नहीं होनी चाहिए। और फिर विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन, उसमें वो वर्गीकरण कर सके। और इसके अलावा विश्वसनीयता होनी चाहिए, उसकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वो जो साधन यूज करने जा रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी अधिक होनी चाहिए। बार बार यदि आप उसी चीज को बार बार परीक्षण करते हैं तो वो परीक्षण बार बार वही रिजल्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि
अभी आपने उसको प्रयोग किया और आपका स्कोर 100 दिखा रहा था, फिर उसी टेस्ट को प्रयोग किया और आपका स्कोर 90 दिखाने लगा, फिर उसी टेस्ट को प्रयोग किया और उसी व्यक्ति का स्कोर फिर आपको 30 दिखाने लगा, तो ये बार बार रिजल्ट यदि चेंज होगा तो उसकी विश्वसनीयता क्या होगी, कम होगी, वो रिलायबल नहीं माना जाएगा। फिर इसी के लिए कहता है कि न्याय युक्तता, मतलब कि उसकी फेयरनेस होना चाहिए, मतलब वो न्यायदर्शी होना चाहिए, अन्याय पूर्ण तरीके से नहीं होना चाहिए। गतिशीलता, उसमें गत्यात्मक रूप भी होना चाहिए और उसके स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। साथ में वो व्यवहारिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि इन प्रैक्टिकल टूल्स हों जिसका हम व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल ही ना कर सकें। प्रमाणीकरण होना चाहिए, मतलब वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, स्टैंडर्ड टूल्स होने चाहिए ताकि हम उसका सही तरीके से सही लोगों पर, सही आयु वर्गों के व्यक्तियों पे इस्तेमाल करके उसका इवैल्यूएशन कर सकें। फिर आता है कि मूल्यांकन प्रणाली का जो ये चरण था, इसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। इसमें कहते हैं कि यह जो अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, जो मूल्यांकन प्रक्रिया है वो व्यापक होता है, सामाजिक एवं निर्णयात्मक प्रक्रिया भी इसे कहते हैं। इसमें टॉर्गे, रसो और एडम्स के अनुसार किसी प्रक्रिया वस्तु के महत्व का निर्धारण ही मूल्यांकन करना है, कि कोई व्यक्ति, विषय या वस्तु कितना महत्वपूर्ण है, इसका निर्णय करना मूल्यांकन है। काठोरी आयोग जो है, उन्होंने कहा कि मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया है, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एकीकृत भाग और शिक्षक उद्देश्य से पूरी तरह संबंधित होता है। इन्होंने कहा कि मूल्यांकन क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एकीकृत भाग है, उसके एक इंटीग्रल पार्ट है और शिक्षक उद्देश्यों से पूरी तरह से इससे संबंधित होता है। शिक्षार्थी की अध्ययन आदत शिक्षक की निर्देशन विधि पर आधारित प्रभाव डालता है मूल्यांकन में, और इस प्रकार न केवल शैक्षणिक उपलब्धि बल्कि इसके सुधार में भी यह सहायक होता है कि कैसे इसकी जो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस है उसे सुधार सकते हैं, कैसे इन स्टूडेंट के जो स्कोर है और अच्छा बढ़ेगा, कैसे हमें पता चलेगा, जब हम अच्छे तरीके से मूल्यांकन करेंगे। तो मूल्यांकन की एक सर्वमान्य परिभाषा भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा दिया गया है, वह क्या है, तो भारतीय शिक्षा आयोग ने कहा है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षा के संपूर्ण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन क्या है, एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, यह परिचित रूप से शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित होता है। शैक्षिक उद्देश्य जो है, एजुकेशनल जो उद्देश्य है, उसका एक मुख्य अंग है मूल्यांकन। पढ़ाना तो है ही, व्यवहार में परिवर्तन लाना, लेकिन साथ साथ में उसका मूल्यांकन भी करते जाना ताकि आप उसका सही दिशा में गाइडेंस करते रह सके। मूल्यांकन के प्रकार क्या है, तो ये 4 प्रकार के होते हैं: स्थगन मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन और नैदानिक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। ये सारी चीजें आपने ऊपर भी देख चुके हैं। मूल्यांकन विधि कौन कौन से होते हैं, तो मूल्यांकन विधि महत्वपूर्ण है। इसमें आप देख सकते हैं कि मूल्यांकन विधियों को मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीकों के रूप में विभाजित कर सकते हैं। मात्रात्मक तकनीक क्या क्या है, मात्रात्मक मतलब कि क्वांटिटेटिव, जिसमें स्कोर, मात्रा, नंबर्स दिखे। गुणात्मक मतलब जिसमें क्वालिटी हो, गुण आदि दिखे, विशेषताएं दिखे, तो गुणात्मक हो गया। मात्रात्मक में जैसे लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा में क्या है कि आपका नंबर पता चलेगा, कितना नंबर आपने लाया है। मौखिक परीक्षा आपका वाइवा होगा। व्यवहारिक परीक्षा आपके जो भी कुछ आपको करने के लिए कहा गया, जैसे योगा में डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह आदि, ये सारी चीजें। या फिर आप कैसा व्यवहार करते हैं, किन परिस्थितियों में किस तरह का आप व्यवहार करते हैं, किन लोगों के साथ आपका कैसा बिहेवियर होता है, जैसे कि पर्सनालिटी टेस्ट में आप अन्य लोगों के रुचि में आपका, ये सारी चीजें क्या, व्यवहारात्मक परीक्षण, ये सब मात्रात्मक तकनीक के अंतर्गत भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे मात्रात्मक रूप से आप इवैल्यूएट कर रहे हैं। गुणात्मक तकनीकी क्या है, गुणात्मक तकनीकी के मूल्यांकन वह है जैसे कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को आप ऑब्जर्व करके मूल्यांकन कर रहे हैं कि वो इस सिचुएशन में कैसा कर रहा है। यदि उसके सामने कोई भीड़ आ रही तो वो क्या कर रहा है, यदि उसके सामने कोई उग्र व्यवहार कर रहा है तो उसका व्यवहार कैसा हो रहा है, उसको उसके सामने चिल्ला रहा है या फिर लड़ रहा है, झगड़ रहा है। साक्षात्कार, इंटरव्यू में जैसे क्या होता है, यहाँ पर गुणात्मक मापन होता है। गुणात्मक मतलब कि वो क्या करते हैं, उसके व्यवहार को देखते हैं और फिर उसके आधार पे उसके मूल्यांकन करता है, उसकी पर्सनालिटी का इवैल्यूएशन करता है। जांच सूची, उसमें कोई जांच के लिए सूची आपको दिया जाएगा, उसमें बताना पड़ेगा कि आप इसमें क्या क्या, किन किन परिस्थितियों के लिए क्या क्या आपका रिस्पॉन्सेज है। क्रम निर्धारण पैमाना और संचित रिकॉर्ड, जो भी कुछ आपका संचित रिकॉर्ड है उसके बेस पे जो मूल्यांकन होते हैं, ये सब गुणात्मक है। और मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है, तो मूल्यांकन की विशेषता 2 होती है मुख्य रूप से। इसमें क्या है कि व्यापकता होता है, ये व्यापक होता है, ये सीमित नहीं होता, और इसका निरंतरता होता है। मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। मूल्यांकन के लाभ क्या है, तो मूल्यांकन का लाभ ये होता है कि मूल्यांकन से छात्रों की शक्तियों और कमजोरियों का आकलन हो जाता है, जिससे शिक्षक को उनके मार्गदर्शन में सुविधा होती है। शिक्षक को यदि पता चल जाए कि छात्र में कमजोरियां क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, तो वो छात्रों को और अच्छे तरीके से उसमें गाइड कर सकता है। दूसरा है कि मूल्यांकन से छात्रों के हितों को सुगम योजनाएं बनाने में सहायक होता है। छात्र के मूल्यांकन हो जाने की वजह से शिक्षक सुगम योजना, मतलब कि उसके लिए इजी प्लानिंग कर सकता है कि क्या क्या हम इस छात्र को और आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं।
यदि उसके बारे में उसके वीक पॉइंट कौन-कौन से सेक्शन है, यदि मैं आपका मान लीजिए टेस्ट देखता हूँ और मुझे पता चल जाए कि आप किस यूनिट में कमज़ोर हैं, तो मैं उस यूनिट को और अच्छे से पढ़ाने के लिए और अच्छे से आपको मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए कोशिश करूँगा। ऐसा मूल्यांकन से पता चल पाता है। फिर है मूल्यांकन पाठ्यक्रम में बदलाव को भी निर्देशित करता है। यदि हमें पता चल रहा है कि ये पाठ्यक्रम आपके व्यवहार में ज़्यादा परिवर्तन नहीं ला पा रहा है, ये पाठ्यक्रम आपके लिए हानिकारक हो रहा है, आप व्यवहार में उस तरह का परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं जो हमारा उद्देश्य था, तो हम पाठ्यक्रम को बदलने के लिए भी प्रेरित हो सकते हैं। ये चीज़ें कहाँ से पता चलेगा? मूल्यांकन के बेस पे। मूल्यांकन के द्वारा छात्र के माता-पिता और अभिभावकों को छात्रों के प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से मिलती रहती है। इससे भी उसके विद्यार्थियों का जो जीवन है किस स्तर से अच्छे एक महामानव की ओर गतिशील हो रहा है, जैसे कि शिक्षा का उद्देश्य ही है अपने व्यवहार में सकारात्मक और दीर्घकालीन परिवर्तन लाना, सीखना कहलाता है। जो भी हमारे व्यवहार है उसमें स्थायी परिवर्तन कितना अच्छे से हो पा रहा है, ये इसमें आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका ये जो आज का क्लास था, ये जो यूनिट है आपका पूर्ण होता है। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जो कुछ यहाँ इम्पोर्टेंट था वो यहाँ पे संपूर्ण करने की कोशिश किया गया है। और यदि इसमें से कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा हो, वैसे आप सिलेबस देखिएगा, पूरा का पूरा इस पे इंक्लूड करने की कोशिश किया गया है। फिर भी आपको इसमें डिटेल के लिए यदि आप देखेंगे तो ये चूँकि एग्ज़ाम हो